नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द सुधांशु शो में। मैं आपका दोस्त और होस्ट सुधांशु, और अभी हमारे साथ हैं वैद्य रिया राय। आयुर्वेद के क्षेत्र में एक जाना माना नाम। उम्र काफी कम है, देखने में बहुत ही चार्मिंग है, लेकिन काम बड़े बड़े हैं आपके। तो आज हम वैद्य रिया राय से पहला सवाल यही करते हैं कि वैद्य जी, ये बताइए कि संस्कार क्या है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कार इंट्रोड्यूस किए गए हैं, ठीक। और ये 16 संस्कार हमारे लाइफ के अलग स्टेजेस पे होते हैं। उस स्टेज के पहले किया जाता है ताकि हम उन चेंजेस के लिए प्रिपेयर्ड हो जाएं। हमारा साइंस या हमारा जो सनातन धर्म है वो बहुत साइंटिफिकली डेवलप्ड है। उसमें से जो पहला संस्कार होता है वो है गर्भ संस्कार, जहाँ से हमारे जीवन की शुरुआत होती है, जहाँ से हमारे पेरेंट्स ये डिसाइड करते हैं कि एक जीवन को निश्चित करते हैं कि एक जीवन को इस धरती पे लाना है, फिर आगे के सारे प्रोसेस होते हैं और खत्म होता है अंतिम संस्कार पे, जैसा हम सब जानते हैं। जी। तो कुल अगर संस्कार की अगर हम संख्या की बात करें तो कुल कितने? 16 संस्कार। और अभी आपने नाम लिया गर्भ संस्कार का, तो ये गर्भ संस्कार क्या है? तो गर्भ संस्कार एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा संस्कार है जिसमें जब एक शिशु गर्भ में होता है, मतलब वूम्ब में होता है, उसी स्टेज से हम उसे ऐसी चीजें सिखाना शुरू करते हैं, ऐसी चीजें इनकलकेट करना शुरू करते हैं जैसा एक पेरेंट इमेजिन करता है कि जब वो बच्चा बाहर आएगा तो वो करेगा। जैसे कि अगर हम आपको बहुत एक अपना ही माइथोलॉजिकल एग्जाम्पल दे, हम सबको पता है कि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में घुसना गर्भ से ही सीख लिया था। सुभद्रा बैठी थी, अर्जुन समझा रहे थे और अभिमन्यु अंदर थे। अभिमन्यु ने सब सुन लिया, बजाय इसके कि सुभद्रा सो रही थी। सुभद्रा सुनते सुनते सो गई। उन्होंने सिर्फ अंदर घुसना सीखा, बाहर निकलना नहीं सीख पाए। लेकिन इसमें कैच ये है कि सीखा उन्होंने गर्भ के अंदर से। यही चीज है कि हम शिवाजी को जानते हैं कि शिवाजी ने सनातन के लिए और हमारे हिंदू धर्म के लिए इन जनरल कितना कुछ किया। उनके अंदर एक आग थी जो कि सीखी नहीं जा सकती, जो इनहेरिटेड होती है, जो बॉर्न होती है। तो जितनी प्रशंसा हम शिवाजी की करते हैं, उतनी ही प्रशंसा की पात्र जीजाबाई भी हैं, क्योंकि जीजाबाई ने शिवाजी जब गर्भ में थे तब से ही उन्हें सिखाना शुरू कर दिया था। अच्छा जी। अब यही बात है, अगर हम प्रहलाद की बात करें, प्रहलाद पैदा हुए हिरण्यकश्यप के घर में, जहाँ पे वो विष्णु को नहीं मानते, जहाँ वो भगवान को नहीं मानते थे, जहाँ वो ये सोचते थे कि मैं ही भगवान हूँ। वहाँ प्रहलाद भक्त पैदा हुए। भक्त प्रहलाद उनका नाम ही हो गया। वो भी ये चीज गर्भ में से ही सीख कर आए थे। तो पॉइंट ये है कि आयुर्वेद ये हम सब हर बच्चे के साथ करना जानता था। जी। हम और भी अभिमन्यु और भी प्रहलाद और भी शिवाजी ला सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे हाथ से ये चीजें छूटती चली गई। तो गर्भ संस्कार बिल्कुल प्राइमरी स्टेज है कि जब एक दंपत्ति ये डिसाइड करती है कि एक नन्हे जान को दुनिया में लाना है, एक जीव को दुनिया में लाना है, तो उसे क्या सिखाना है, कैसे सिखाना है, उसके आजू बाजू का ऑरा कैसा डेवलप करना है, वो गर्भ से शुरू होता है। तो ये बताइए कि ये जैसा कि आप बता रही, क्या इस तरह की चीजें प्रैक्टिस में है? बिल्कुल प्रैक्टिस में है। इनफैक्ट अगर आप वेस्टर्न बेल्ट में देखेंगे, गुजरात, महाराष्ट्र, साउथ में, तो वहाँ गर्भ संस्कार के सेंटर्स चलते हैं, जहाँ पे जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं वो आती हैं, उनके साथ धार्मिक कुछ कार्यक्रम होते हैं, श्लोक वगैरह होते हैं, कुछ एक्टिविटीज होती हैं। वहाँ पे गर्भ संस्कार कोचेज आर वेरी फेमस, क्योंकि वो एकदम शुरू से शुरू करते हैं। कंसीव करने से पहले यज्ञ करना, अपने बॉडी को शुद्ध करना, वहाँ से ये स्टेज शुरू होता है। तो इट इज वेरी वेल देयर। लेकिन इस बेल्ट में, नॉर्थ के बेल्ट में, मैंने ये नोटिस किया कि कहीं ना कहीं ये लैक कर रहा है। इसका इंफॉर्मेशन उतना नॉर्मल नहीं है हम लोगों के बीच में। और अभी जैसा कि आप एक पुस्तक भी लिख रही हैं, गर्भ संस्कार, आपको कैसे लगा कि इसकी जरूरत पड़ेगी हम लोगों को या पड़ सकती है? जी, तो जो मेरी किताब आ रही है डिकोडिंग गर्भ संस्कार, वो लिखने के पीछे का रीजन ये था कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम ना ही सिर्फ वेस्टर्न कल्चर से अट्रैक्ट हो रहे हैं, हम उसके एडिक्ट होते जा रहे हैं। और हमने, अब वो बात है कि हमने अपना सोना खंडर के पीछे खो दिया। हमारे पास तो सोना था पर हमने ऐसे छोड़ दिया। तो अभी के टाइम पे जब मैं नोटिस कर रही हूँ, आप सोशल मीडिया देख लें, आप सोसाइटी इन जनरल देख लें, तो
पेरेंटहुड, मदरहुड, ये एक मैटर ऑफ एंजाइटी हो गया है। जी। क्योंकि आइदर वी आर नॉट रेडी फॉर इट या वी आर वेरी स्कैर्ड ऑफ इट। और हम डरते किसी चीज से नहीं है, हम डरते हैं उसके साथ आने वाले परिवर्तन से, क्योंकि हम अपने लाइफ में सेट हैं। अगर कोई हमें बोले कि ये सब कुछ बदलना है तो हम डर जाएंगे कि बदलेगा कैसे, हम उस बदलाव के लिए रेडी नहीं है। तो जब मैं सोसाइटी में जाती थी, जब मेरे पेशेंट्स के साथ ही मेरी चर्चा होती थी, इन जनरल लोग मेरे से बात करते थे, तो मैंने ये पॉइंट रियलाइज किया कि हम बहुत बेसिक्स छोड़ रहे हैं। एज अ फीमेल हम कुछ ऐसी माइन्यूट गलतियां कर रहे हैं जिसके कॉन्सिक्वेंसेस बाद में आते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं। जी। मेल और फीमेल बॉडी स्ट्रक्चरली अलग बनाई गई है, अलग अलग पर्पस से, तो उसे चेरिश करना आना चाहिए हम लोगों को। तो जो मेरा कंसर्न था वो ये था कि पेरेंटहुड और मदरहुड इन जनरल ये एक चेरिश करने वाला टाइम है। आप एक नन्ही सी जान, आप एक और जीव इस दुनिया में ला रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तो उसको कोई स्ट्रगल ना हो, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, और उसके रहते आपको कोई दिक्कत ना हो। और ये सब कहने और लिखने का पॉइंट ये था कि इसका सोल्यूशन हमारे पास है। ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसका सोल्यूशन हमें ढूंढना है या डिस्कवर करना है, हमारे पास ऑलरेडी रिटन है, हमें सिर्फ फॉलो करना है। पर पता ही नहीं है तो फॉलो कैसे करेंगे? वैसे देखा जाता है कि बच्चा जन्म लेता है, धरती पे आता है, प्रॉब्लम्स और समस्याएं उसको घेर लेती हैं। बिल्कुल। बचपन से लेके बड़े होने तक, जवानी तक, फिर जॉब की टेंशन, फिर प्रोविडेंट फंड की टेंशन, परिवार की टेंशन, शादी की टेंशन, और अगर बच्चे हो गए तो बच्चों की टेंशन, उनकी सेटिंग का टेंशन कि उनकी कहीं सेटिंग हो जाए बढ़िया से, फिर उसकी शादी की टेंशन। तो क्या ये जो गर्भ संस्कार नाम की जो आपकी पुस्तक है, इसमें किस तरह से आपने सॉल्यूशन किया हुआ है? तो बेसिकली ये जो किताब है इसके कुछ यूएसपीज हैं जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी। बिल्कुल। सबसे पहला तो कि ये दो कैरेक्टर्स के बारे में है, एक वैद्य है और एक वैद्य की दोस्त है, दोनों ही फीमेल्स हैं। और ये पूरी ही बुक सबसे पहले तो एक कॉन्वर्सेशन है बिटवीन टू बेस्ट फ्रेंड्स। तो जब ये बुक आप पढ़ेंगे या आपके परिवार में कोई पढ़ेगा या एज अ कपल आप पढ़ेंगे तो आपको ये बुक किताब जैसी नहीं लगेगी, एक कॉन्वर्सेशन जैसी लगेगी। जो सवाल आपके मन में होंगे वही सवाल अंदर लिखे हैं और उन्हीं का जवाब बहुत ही इजी और कॉमन लैंग्वेज में लिखा है ताकि आप उससे कनेक्ट कर पाए। दूसरी चीज ये है कि हर एक चैप्टर के बाद एक एक लेटर है जो मेरी तरफ से रीडर्स को लिखा हुआ है, लेकिन वैद्य उस किताब में उनके नाम पे। वो लेटर बहुत ही इमोशनल है और बहुत ही वार्मथ से भरा हुआ है, ताकि जब आपको वाकई इस ड्यूरेशन में या मदरहुड की प्रिपरेशन में किसी दोस्त की जरूरत हो तो आप वो किताब अपने पास रख पाएं। नंबर 3, हर एक चैप्टर के साथ एक एक एक्टिविटी मेंशन्ड है जो आपको वो पूरे 9 महीने अपने बच्चे के साथ एंगेज्ड रखेगी। वो बच्चा सिर्फ बड़ा नहीं होता है गर्भ में, वो कनेक्ट होता है। और सबसे सेफ स्पेस एक बच्चे के लिए गर्भ ही है, क्योंकि बाहर निकलने के बाद तो जैसा आपने कहा वो पैदा होते ही रोना शुरू करते हैं, नहीं रोया जाता है तो मार मार के रुलाया जाता है। यस करेक्ट, उसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। बट एक अगर मैं एक एग्जांपल के साथ दूं, एक उपमान दूं, तो वो यही है। तो इसमें एक एक एक्टिविटीज दी गई हैं हर चैप्टर के पीछे। अब जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे दूं तो अ मदर इज आस्क्ड टू राइट लेटर्स। ट्राइमेस्टर के शुरू में एक लेटर, बीच में एक लेटर, एंड में एक लेटर। और उस लेटर में कुछ बहुत फैंसी नहीं होगा, उस लेटर में वो होगा जो वो मदर फील कर रही है। आप इमेजिन करिए कि अगर उस मदर ने अपने लेटर में अपना दर्द, दुख, परेशानी, हंसी खुशी सब लिखी है, और वो बच्चा बड़ा होके जब पढ़ने लायक हो जाएगा और वो लेटर्स पढ़ेगा तो वो कैसे अपने मम्मी पापा को फॉर ग्रांटेड ले पाएगा, क्योंकि उसको दिख रहा है कि ये कितना रियल है, ये कितना वार्म है। ऐसे ही कई सारी एक्टिविटीज हैं जो कि एक मदर को अपने बच्चे के साथ डायरेक्ट, और सिर्फ मदर को ही नहीं, इन जनरल दोनों ही पेरेंट्स को अपने बच्चे के साथ कनेक्टेड फील कराएंगी। मेरी कोशिश ये थी कि क्योंकि मैं प्रॉब्लम्स जानती हूँ तो उसको सॉल्व करने के लिए मैं एक स्टेप लूँ, और पहला स्टेप मेरा ये किताब है विच इज डिकोडिंग गर्भ संस्कार। क्योंकि जब आप ये किताब उठाएंगे तो या तो आप बहुत खुश होंगे, या
तो आप एंजाइटी में होंगे या तो आप कंफ्यूज्ड होंगे, और इन तीनों ही इमोशन का बहुत ही शॉर्ट, क्रिस्प और वार्मथ से भरा हुआ सोल्यूशन ये किताब बनेगी। बहुत खूब। अच्छा ये बताइए वैद्य रिया राय कि जिस तरह की हम लोग चाहते हैं कि मेरा बच्चा, अगर मैं इंजीनियर हूँ तो मेरा बेटा बड़ा इंजीनियर बने, वो एक्सियन बने, अगर हम एक्सियन हैं तो हम चाहते हैं कि वो उससे भी बड़ी पोस्ट पे जाए, तो क्या इस तरह कुछ हम उसको टीच कर सकते हैं जो गर्भ के अंदर है बच्चा, लेकिन क्या उसको हम ऐसी कुछ बातें बता सकते हैं जिससे कि उसका माइंड डेवलप हो सके? क्या इस तरह का कुछ सोल्यूशन हो सकता है? जी, तो जैसा कि आपने बताया, इंजीनियर, डॉक्टर, आर्किटेक्ट, आर्टिस्ट, ये प्रोफेशंस हैं। इनको बनने के लिए एक बेसिक मेंटल स्ट्रक्चर चाहिए होता है। जैसे डॉक्टर बनना है तो आपको बैठना आना चाहिए, क्योंकि वो उसके पीछे का प्रिपरेशन ऐसा होता है कि बहुत लेंदी कंटेंट याद करना है, बीमारियों के बारे में हमेशा अपडेटेड रहना है, तो वो पढ़ाई करने का फोकस होना चाहिए। तो डॉक्टर तो एक प्रोफेशन हो गया, पर अगर हम चाहते हैं कि उस तरीके के मेंटल ट्रेट्स हमारे बच्चे में हो कि वो फोकस्ड हो, वो लिख पाए बहुत सुंदर, वो ड्रॉ कर पाए बहुत सुंदर, वो गा पाए बहुत सुंदर, वो डांस कर पाए, वो स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिव हो, वो मेंटल स्पोर्ट्स में जैसे चेस हो गया इसमें बहुत एक्टिव हो। आपने इंजीनियर की बात कही, तो इंजीनियर एक ऐसा प्रोफेशन है जो अगर खुद को उस मतलब आप अपने आप को वैल्यू नहीं करेंगे, अगर आपका माइंड उतना टेक्निकल और कॉमन सेंस से भरा हुआ नहीं होगा, तो आप बाय फोर्स वो जॉब करेंगे, फिर वो जॉब हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं या कोई भी पेरेंट चाहता है कि आपका बच्चा इंटेलेक्चुअली बहुत स्मार्ट हो, आप वो ट्रेट्स बिल्कुल अपने बच्चे में ड्यूरिंग द 9 months दे सकते हैं, क्योंकि आप जो बातें रिपीट करेंगे, आप अपने आप को जिस ऑरा में रखेंगे, जिन फ्रीक्वेंसीज के बीच में रखेंगे, जिन बातों के बीच में रखेंगे, वो चीज़ें वो बच्चा सुन रहा होगा, और वो चीज़ें बहुत माइन्यूट लेवल पे धीरे 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 करके डेवलप होंगी, और वो दिखेगा तब जब आपका 2 साल का बच्चा कैनवस लेके बैठेगा, जहाँ 10 बच्चे नहीं, उनको कलर पकड़ना नहीं आ रहा होगा और इसे रेड येलो का कॉम्बिनेशन पता होगा, तो आपको क्लिक होगा कि तब जब लोग बोलते हैं ना कि ये शायद सीख के आया है, तो वो कहाँ से सीख के आया है? वो गर्भ से सीख के आया है, और इसी को कहते हैं गर्भ संस्कार, और इसी को करने का रास्ता बताता है डिकोडिंग गर्भ संस्कार। ये बताइए वैद्य जी कि क्या कभी आपने इस तरह के किसी में बदलाव होते देखे, कोई सकारात्मक, आपका अपना अनुभव? जी बिल्कुल, हम बताते हैं। मेरी एक सीनियर है जो कि गुजरात में प्रैक्टिस करती हैं, और तब मैं कॉलेज में थी, उन्होंने मुझे एक फ़ोटो दिखाई, तो बड़ी क्यूट सी बच्ची थी, कर्ली बाल थे और बहुत बड़ी आंखें, बहुत ही सुंदर लड़की थी। तो मैंने कहा ये तो बड़ी सुंदर है। फिर उन्होंने मुझे एक और फोटो दिखाई, तो मैंने कहा कि ये एक ही बच्चे की 2 फोटो क्यों दिखा रहे हो आप मुझे? तो बोली ये फोटो पेरेंट्स ने दी थी और ये उनकी बेबी है, एंड शी इज अ गर्भ संस्कार कोच। तो उनके जो पेरेंट्स थे उन्होंने एक रेफरेंस पिक्चर दी थी कि ऐसे बाल, ऐसी आंखें, ऐसा स्ट्रक्चर, एंड दे वांटेड देयर किड टू बी आर्टिस्टिक, कि कलर्स के साथ खेले, पेंट्स के साथ खेले और शार्प हो, ये सब उनके कुछ ट्रेट्स थे। एंड वो बच्ची इनफैक्ट बिल्कुल वैसे ही टर्न आउट हुई। वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था, बहुत क्लोज एक्सपीरियंस था, और जब मैंने ये देखा तो मुझे समझ में आया कि हमारे पास साइंस का डीपेस्ट सोर्स है, बस वो संस्कृत में है या हिंदी में, इसलिए उसे लोगों ने कंसिडर नहीं किया, क्योंकि हमने इंग्लिश को एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है कि इंग्लिश में अगर कोई वर्ड है तो उसका मीनिंग ये है या उसका प्रिंसिपल ये है। वही अगर हिंदी में हो जाता है तो हम उसे उतनी तवज्जो ही नहीं देते कि हम उस पर इतना ध्यान दें। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। उसके अलावा मैंने कई अभी वेरी नोन, मैं उनको पेशेंट नहीं कहना चाहूँगी, लेकिन वो मेरी नोन है, और उनके साथ हमने लेटर पार्ट ऑफ द प्रेगनेंसी में गर्भ संस्कार शुरू किया था, और वो बच्ची श्लोक पे रिस्पॉन्ड करती है। श्लोक बजते ही वो खुश हो जाती है, क्योंकि उसको श्लोक के ऑरा में ही रखा गया था। तो वो देखिए, ये कंपैरिजन की बात नहीं है कि गाना सही है या श्लोक सही है, पर
पॉइंट ये है कि बच्चे को वो मिले जिसमें वो कंफर्टेबल है और जिसमें वो कंफर्टेबली ग्रो कर पाए, अपने पेस पे ग्रो कर पाए। जैसे हम बाद में, अगर आपके बच्चे की एज फर्स्ट स्टैंडर्ड वाली है तो आप उसे फोर्स करके तीसरी में नहीं कर सकते। वो अपने स्पेस पे चलता है और अपने सेरिब्रल ग्रोथ के हिसाब से चलता है। वैसे ही बचपन में बच्चे को वो स्पेस मिलना चाहिए कि वो खेल पाए, कूद पाए, खा पाए, उस पे फोटोग्राफी का बर्डन ना हो। आई नो हम हर मोमेंट कैप्चर करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि उसका पूरा बचपन हमारे पास रिकॉर्डेड हो, पर हम ये भूल जाते हैं कि वो नन्ही सी जान अभी इस दुनिया में आई है, तो इतना कुछ डेवलप करने पे उसको कहीं ना कहीं दिक्कत होती होगी। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, जी हाँ, मैंने ये एक्सपीरियंस किया है और इन्हीं एक्सपीरियंसेस ने मेरे खुद के और मेरे साथ के लोगों के इन्हीं एक्सपीरियंसेस ने मुझे वो कॉन्फिडेंस दिया कि मैं इन चीज़ों को डॉक्यूमेंट कर पाऊँ, ताकि जिन लोगों के पास ये नॉलेज नहीं है, देखिए इसमें लोगों की गलती नहीं है, गर्भ संस्कार के बारे में पता ही नहीं होगा तो करेंगे कैसे। तो पता चलने का ये पहला स्टेप है जो मैं एज अ वैद्य लेना चाह रही थी और वो भगवान की दया से पूरा हुआ। बहुत खूब। अच्छा ये बताइए वैद्य रिया राय कि ये जो इतनी भाग दौड़ भरी जिंदगी है, भौतिकतावादी दुनिया चल रही है, इसमें किस तरह से आदमी समय निकाल सकता है, और ये कोई सरल उपाय आप हमारे दर्शकों को बताइए कि जिससे ये सरल उपाय समझ के लोग हमारे चैनल के माध्यम से समझ सकें और वो इन उपायों को अपना करके इसको फलीभूत कर सकें। जी, तो जैसा कि आपने कहा, हम बहुत ही ज्यादा भाग दौड़ में हैं, कंपटीशन में है, हम घड़ी के कांटे के हिसाब से तो चल रहे हैं। हमारा खाना भी ये घड़ी बताती है कि खाने का टाइम हो गया, भूख नहीं बताती। हम भूखे भी हैं और मीटिंग चल रही है तो क्या करेंगे, मीटिंग छोड़ के तो जाएंगे नहीं। फिर कहते हैं कि अरे यार 2 बज गए, खाना खा लेते हैं क्योंकि टाइम हो गया और आप फ्री बैठे हैं। तो ये ना कुछ बेसिक्स है जो आयुर्वेद बताता है कि आप खाना तब खाइए जब आपको भूख लग रही है, करेक्ट। अब इसमें प्रैक्टिकल सोल्यूशन आ जाता है कि मीटिंग में बैठे हैं तो कैसे खा लें। तो अब आपको वो स्केड्यूल पता होना चाहिए, या मान लीजिए मीटिंग 4 बजे खत्म हुई तो 4 बजे आप फुल लंच मत करिए, आप कुछ लाइट खा लीजिए ताकि डिनर के लिए स्पेस बच जाए। ये तो मैं कुछ बहुत बेसिक्स की बात कर रही हूँ। इस फास्ट पेस्ड दुनिया में भी ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपने रूट और कल्चर को नहीं छोड़ा है। अच्छा, अगर हमें अपने लिए और अपनों के लिए स्वास्थ्य देखना है या स्वास्थ्य को प्रायोरिटी बनानी है तो भेड़ चाल से अलग होना ही पड़ेगा, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। हमें उस स्पेस में भी रहना है और अपने स्वास्थ्य को प्रायोरिटी भी देनी है कि कैसे हम उस पे काम कर पाएंगे। क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है कि अगर हम ही उसी लूप में हैं और हम एक बच्चा ले आते हैं और उसको भी उसी लूप में ढकेल देते हैं तो हम तो जनरेशनल ट्रॉमा पास ऑन कर दे रहे हैं। जी, हम तो स्ट्रेस में ही हैं, हम तो स्ट्रेस में हैं, उसी स्ट्रेस में वो बच्चा भी आया है और उसी में वो डिलीवर भी हुआ है। फिर वो बच्चा अगर शांत है या बच्चा अगर हाइपर एक्टिव है या बच्चा अगर बहुत ज्यादा वायलेंट है तो वो बच्चे की गलती नहीं है, हमारी गलती। हाँ, क्योंकि वो हमने ना चाहते हुए ट्रांसफर कर दिया। मैं ये नहीं कह रही कि कोई भी पेरेंट अपने बच्चे के लिए कुछ खराब सोचता है, लेकिन कभी कभी बिना सोचा हुआ भी हो जाता है। इसीलिए इस फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में जो आपने कुछ टिप्स कही, हमारे पास 4 बेसिक चीजें हैं। सबसे पहला है हमारा बॉबल, कि आपका पेट साफ हो रहा है कि नहीं। ये सुनने में बड़ा क्रिंज लगता है कि ध्यान कौन देता है। अच्छा, एक दिन नहीं हो तो सारा ध्यान उसी पे रहता है, तो ये बात डिस्कशन में नहीं आती है लेकिन प्रायोरिटी में हमेशा रहती है। तो आपके लिए आपका गट हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए एज एन इंडिविजुअल और आपके लिए एज अ टू बी पेरेंट। दूसरा आता है एपेटाइट, कि आपकी भूख कैसी है। जैसा कि हमने बात की कि आप घड़ी के कांटे के हिसाब से खा रहे हैं या आप अपने मन से खा रहे हैं। 70-80% ऑफ द पॉपुलेशन अभी इस समय में उनको भूख नहीं लग रही है, उनको मन नहीं कर रहा है, पर अब सब बैठे थे तो खा लिया, सब जा रहे थे तो पार्टी में हम भी चले गए, सब एक एक ड्रिंक ले रहे थे तो हमने भी, मन तो नहीं था पर एक ड्रिंक ले ली। तो ये हमें समझना चाहिए कि हमारे शरीर की जरूरत क्या है और हमारे मन की जरूरत क्या है। इसीलिए एपेटाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कम है, ज्यादा है, नॉर्मल है, ये फिगर आउट करना बहुत जरूरी है। इसको ठीक करने के कई सोल्यूशन है, लेकिन पहला सोल्यूशन है ये पता चलना कि दिक्कत है और उस पर काम करना। ठीक, तीसरी बात ये है कि आपके बॉडी में से जो लिक्विड फ्लो हो रहा है, जैसे आपका पसीना हुआ या आपका यूरिन हुआ, अगेन ये सुनने में बड़ा क्रिंज लगता है
लेकिन आप इमेजिन करिए कि यूरिन की अर्ज आ रही है और पास नहीं हो रही, आप तुरंत डॉक्टर के पास भागेंगे अपनी बोर्ड मीटिंग छोड़ के। ऑब्वियस। ये तब प्रायोरिटी बनता है जब ये आखिरी स्टेज पे पहुंच जाता है। और चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट है स्लीप। आज की डेट में ना हमारे पास सोना है और ना हमारे पास सोना है। हम एक सोने के लिए भाग रहे हैं इस सोने को डिप्राइव करके। जी बिल्कुल। तो अगर हम, क्योंकि देखिए आपका दिमाग पूरे दिन चल रहा है, तो जैसे हमें रेस्ट चाहिए वैसे दिमाग को भी तो रुकने का टाइम चाहिए, दिमाग को भी हील होने का टाइम चाहिए। इतना स्ट्रेस पूरे दिन का एब्जॉर्ब करने का टाइम चाहिए, वो टाइम रात का होता है। फिर रात को हमारे पास बिंज वॉच करने के लिए बड़ी सारी चीजें होती हैं। हम अपना स्लीप कॉम्प्रोमाइज करते हैं प्रेजेंटेशंस के लिए, अपने काम के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी कुछ हैबिट्स के लिए, और फिर वो एक रूटीन बन जाता है। तो वो ना सोना आपके रूटीन में कैसे आपके हेल्थ को बहुत माइन्यूट लेवल पे इफेक्ट करता है, वो हमें तब समझ में आता है जब उसी सोने के लिए पिल लेनी पड़ती है। ह्यूमंस हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट है, बॉडी वैसी बन के आई है कि नींद आएगी, पर उसको दबाते 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 हम उस लेवल पे पहुंच गए कि बेसिक्स के लिए दवाई लेनी पड़ रही है। आयुर्वेद हमेशा ये बात करता है कि पहले आप अगर हेल्दी हैं तो आप उसे अपने हेल्थ को मेंटेन कर पाए, और अगर आप बीमार हैं तो हम वो बैलेंस वापस क्रिएट कर पाए। ये बैलेंस, डिसबैलेंस और हेल्थ, मतलब आप स्वस्थ हैं या अस्वस्थ हैं, उसके बीच का पैरामीटर ये 4 चीजें सेट करती हैं। तो अगर हम इन 4 चीजों पे ध्यान दे देंगे अभी से भी, ये कंटेंट सुनने के बाद से भी, तो आपका फ्यूचर और आपके साथ जो जिंदगियां जुड़ी हुई हैं उन सबका फ्यूचर बहुत ही ज्यादा स्टेबल हो जाएगा एट अ वेरी लो कॉस्ट ऑफ ईटिंग, स्लीपिंग एंड पूपिंग राइट। बहुत खूब। आपने इतनी बड़ी लंबी चौड़ी बात को इतना सारगर्भित बता दिया। आप इतना कीमती वक्त दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। तो अभी हम वैद्य रिया राय से लेते हैं अलविदा। अगली बार हम होंगे एक नए अतिथि के साथ। तब तक देखते रहिए यूं ही द सुधांशु शो। नमस्कार।